बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट इज एंजाइम, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है वर्ड सबसे पहले कोहने ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1878 में, और इसके बाद बचनर ने 1896 में इसको यीस्ट से एक्सट्रैक्ट किया था और इसको नाम दिया था जाइमेज। कोहने के मुताबिक एक ग्रीक वर्ड यूज किया गया एंजाइम के लिए। एंजाइम जो यूज किया गया इसका मतलब था इन यीस्ट, क्योंकि ये यीस्ट से सेपरेट किया गया था। इंजाइम्स जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और एक्चुअली 100 to 500 अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। मतलब इतने लंबे अमाइनो एसिड्स का जो पेप्टाइड है वो इसमें पाया जाता है। इंजाइम को हम डिफाइन करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इट स्पीड अप द बायोलॉजिकल रिएक्शन विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम इनसाइड भी सेल के फंक्शन करते हैं, आउटसाइड भी करते हैं। इनसाइड अगर फंक्शन करें तो एंडोजाइम्स कहलाते हैं या फिर एक्सोजाइम्स कहलाते हैं। एक्सोएंजाइम्स विच आर फंक्शन आउटसाइड द सेल, लाइक lysozymes of tears are working outside the cells, and Krebs cycle enzymes and glycolysis enzymes are working inside the cell, as Krebs cycle take place in the inner core of mitochondria and glycolysis take place in the plasma or cytoplasm of the cell. अगर हम कैटालिस्ट के एंजाइम को कैटालिस्ट क्यों कहते हैं इसके बारे में बात करें, क्योंकि ये एंजाइम को कैटालिस्ट इसलिए कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है 10⁻6 to 10⁻14 टाइम। और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के मुकाबले में जो होता है ज़्यादा प्रोडक्ट अचीव हो जाते हैं। एंजाइम जिस रिएक्शन में यूज़ किया जाता है उसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी की वो मिकदार है, कम से कम मिकदार है जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। वी कैन से दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम इस एनर्जी को लो करते हैं। एंजाइम पर खास किस्म का सब्सटेंस आकर अटैच होता है जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं। अगर सबस्ट्रेट के नेम के एंड पे एज लगाया जाए तो एंजाइम का नाम बन जाता है। जिस तरह के प्रोटीएजेस जो हैं वो एंजाइम है जो प्रोटीन पे एक्ट करते हैं, लाइपेजेस वो एंजाइम है जो लिपिड पे एक्ट करते हैं, और माल्टेज वो एंजाइम है जो माल्टोज पे एक्ट करता है। हमने चूंकि कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स जो है वो एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर है, तो प्रोटीन्स इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी टाइप प्रोटीन्स पाई जाती हैं। प्राइमरी प्रोटीन्स जो होती हैं वो सिंगल पेप्टाइड से मिलकर बनी होती, सिंगल चेन होती है अमीनो एसिड की, जो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है। और डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जो होते हैं इस चेन में आकर अरेंज हो जाते हैं। फिर ये चेन्स जो हैं अपने आप को मॉडिफाइड करती हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो साइड ग्रुप होते हैं अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। अल्फा हेलिक्स और हेलिकल स्ट्रक्चर्स लाइक दिस एंड बीटा शीट्स आर द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स। दे में बी अ पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल। अगर दोनों शीट्स की डायरेक्शन सेम होगी तो वो पैरेलल होंगी, अगर दोनों शीट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी तो वो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल और अल्फा हेलिक्स अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं इनटू द टर्शरी स्ट्रक्चर, और टर्शरी स्ट्रक्चर अपने आप को मॉडिफाई करता है इनटू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नॉर्मली जो है वो 3D स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, टर्शरी, और स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। किसी भी एंजाइम का छोटे से छोटा हिस्सा जो होता है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो कि कैटालिटिक साइट या बाइंडिंग साइट भी कहलाती है। बाइंडिंग साइट एक्टिव साइट की वो जगह है। एक्टिव साइट दो तरह की होती है, बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो जगह है जहां पर आकर कोई सबस्ट्रेट बाइंड करता है और यहाँ से रिएक्शन की कैटालिट इसके बाद एक्टिविटी शुरू होती है। इंजाइम्स में ये जो इंट्रैक्शंस पाई जाती हैं बाइंडिंग साइट के ऊपर, ये नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस होती हैं। बाज़ औक़ात इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो होती हैं वो ऑपोजिट चार्जेस की बाइस बनती हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के दरमियान। ऑन एक्टिव साइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बनती हैं। वंडरवॉल्स इंट्रैक्शन ये जो बी वीक इंट्रैक्शंस होती हैं, और हाइड्रोफोबिक जो इंट्रैक्शंस होती हैं ये वो मतलब जब हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स पाए जाएं एक्टिव साइट या बाइंडिंग साइट के ऊपर, तो उसकी जो इंट्रैक्शंस बनेंगी वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होंगी। एंजाइम्स के ऊपर जो एक्टिव साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट भी होती है और बाइंडिंग साइट्स भी होती है, यहाँ पे आके कैटलिस्ट बाइंड करते हैं। और ये फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट की, दो हेक्सोज शुगर्स जो हैं वो आपस में एक बॉन्ड के थ्रू बाइंड है
और इनको एंजाइम्स कैटालाइज करेगा और सेपरेट प्रोडक्ट्स सिंग मोनोमर्स में बना देगा। ये एक डाइसैकराइड है और इसने कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स बना दिए हैं इनके बॉन्ड को ब्रेक करके। तो ये जो साइट्स हैं ये कैटालिटिक साइट्स हैं और बाइंडिंग साइट्स हैं। एक्टिव साइट्स सारी की सारी एक्टिव साइट कहलाएगी। एंजाइम के बारे में 2 थ्योरीज हैं जो डिस्कस की जाती हैं, लोक एंड की हाइपोथेसिस और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसका मॉडल के मुताबिक अगर लॉक एंड की बात करें तो ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एक्ट करता है। इस मॉडल के मुताबिक जिस तरह एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट के ऊपर एक स्पेसिफिक एंजाइम अटैच होता है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे मॉडल के बारे में बात करें, एंजाइम के मॉडल के बारे में जो हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक स्लाइटली चेंज है। ये भी यही कहते हैं कि स्पेसिफिक एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उनकी स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है, लेकिन इनके मुताबिक जो एक्टिव साइट होती है वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है, उसमें आके सबस्ट्रेट अपने आप को फिट करता है। एक एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है और बाद में उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है और कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद एंजाइम सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट्स सेपरेट हो जाती हैं। स्ट्रक्चर में जो एक्टिव साइट है इसकी शेप स्पेसिफिक होती है, पूरे के पूरे एंजाइम की ओनली 5% जो शेप होती है, और एक्टिव साइट की शेप स्पेसिफिक होने की वजह से ही एंजाइम स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं। एक्टिव साइट के 2 पार्ट होते हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है जहां पर आके बॉन्ड बाइंडिंग करता है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, और एक कैटालिटिक साइट होती है जहां पर कैटालाइसिस किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप किया जाता है। कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है, केमिकल रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोफैक्टर 2 तरह के होते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है, एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर है ना, तो जो उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी कोफैक्टर भी होते हैं। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक तो मेजॉरिटी जो होती है वो प्रोटीन पार्ट होता है और उसके ऊपर बाज़ औक़ात कोफैक्टर पाया जाता है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट बाइंडिंग साइट और एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेस में जिंक होता है और मैग्नीशियम जो होता है हेक्सोकाइनेजेस में पाया जाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा एंजाइम के साथ अटैच, तो उसको ऑर्गेनिक कोफैक्टर कहेंगे। इसमें स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक पैरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज में पाया जाता है और ये इसके रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कोफैक्टर ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इस कोफैक्टर के बगैर एंजाइम काम नहीं कर सकता, ये एक्टिवेटर के तौर पर लाजमी चाहिए होते हैं। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं उसकी फर्दर 2 टाइप होती हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर टाइटली बॉन्ड हो कोफैक्टर जो होता है अपने एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड हो तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, अगर लूजली बॉन्ड होगा तो कोई एंजाइम कहलाएगा। कोफैक्टर अगर लूजली बॉन्ड है तो उसे कोएंजाइम कहेंगे, अगर टाइटली बॉन्ड है तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। NADH जो है वो कोएंजाइम की एग्जांपल है और फ्लेविन, हीम ग्रुप एंड बायोटिन जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल्स हैं। Enzymes with its cofactor remove is designed as apoenzymes। अगर किसी एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर नहीं होता तो उसको एपोएंजाइम कहते हैं। The complex of complete complex of protein with all necessary small organic molecule, metals, ions and other component is termed as holoenzyme of होलोप्रोटीन। अगर उसका कॉम्प्लेक्स कंप्लीट है तो उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं, और अगर एंजाइम का कोफैक्टर ना हो तो उसको एपोएंजाइम कहते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो होते हैं वो आर सिंथेसाइज एंड रिटेन्ड इन द सेल फॉर द यूज ऑफ सेल इटसेल्फ। वो इंट्रासेलुलर हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर वो सेल्स हैं जिनको सिंथेसाइज किया तो सेल में किया जाता है, लेकिन बाद में इसको सिक्रीट आउट कर दिया जाता है, जिस तरह के हमने आगे एंडो एंजाइम्स पढ़े और एक्सो एंजाइम्स पढ़े हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्चुअली एक्सो एंजाइम्स जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे और लाइजोजाइम हमने टीयर्स का पढ़ा था, और इसमें हमने
क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में के क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल होने वाले और ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल होने वाले सारे इंट्रासेलुलर या एंडो एंजाइम्स होते हैं। आई थिंक सो कि आपको एंजाइम का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी किस्म का इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आस्क मी। थैंक यू।